हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में आज जो जानेंगे, इसके बाद कहीं पर आपको नहीं जाना होगा। आप खुद में खुद कमेंट करेंगे, अपने आप से आज कमेंट करेंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने आप से लाइक करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की क्लास आप देखने के बाद अपने स्टेटस पर, फोन की स्टेटस पर आप जरूर लगा लेंगे। बस लास्ट तक आप बने रहिए और खुद में खुद आप जो मैं बता रहा हूं आप ऐसा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, मेरी बात को ध्यान रखिए, कोई भी छात्र बिना वजह के कमेंट वगैरह नहीं करेगा। केवल और केवल आपको क्लास को देखना है। आज आपका माइंड बिल्कुल यही होना चाहिए, आज आपका माइंड यही होना चाहिए, कहीं पर आपका माइंड नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हर जगह से डिस्टर्ब, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं आनी चाहिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए, जीवन भर आपको काम देने वाली है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विधायिका। विधायिका को कहा जाता है संसद और इंग्लिश में उसे कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। देखिए, कार्यपालिका के बारे में ही आज हमारी सबसे ज्यादा चर्चा होगी। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि मैं विधायिका के बारे में भी जानता हूं, मैं कार्यपालिका के बारे में भी जानता हूं, लेकिन न्यायपालिका के बारे में भी जानता हूं। लेकिन साथियों, आज आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपको भले ही पता है लेकिन एक अलग अंदाज में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक अलग अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ, ये मान के चलिए आज आप बहुत ही खुशी हो जाएंगे। आज से शशि जीएस एकेडमी को आपको फॉलो करने में और भी मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप खुद शेयर करेंगे, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं संसदीय व्यवस्था। दूसरी बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, फिर दूसरी नेक्स्ट बात करेंगे कार्यपालिका का अर्थ क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कार्यपालिका की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कार्यपालिका का औपचारिक नेम क्या है। कार्यपालिका का औपचारिक नेम क्या है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। फिर स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, इसके बारे में भी आज बेहतर तरीके से आप समझेंगे। और कार्यपालिका के प्रकार, कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है मेरे प्रिय साथियों। और दूसरी बात करते हैं केंद्र और राज्य में कार्यपालिका किस प्रकार से है भारत में। नेक्स्ट बात करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। और लास्ट टॉपिक आज का जो हमारा होगा वो मंत्री परिषद के आकार को लेकर होगा कि मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। आप लोग एक बार अब मेरी बातों को समझिएगा। आप सभी हमेशा सोचते हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि काश हमें भी हीरो बनने का मौका मिल जाता, काश हमें भी एक्टर और एक्ट्रेस बनने का मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। चलिए आज मैं आप लोगों को एक्टर और एक्ट्रेस बनाता हूं। यदि आप मेल हैं तो आप एक्टर बनिएगा, यदि आप फीमेल हैं तो आप एक्ट्रेस बनिएगा, नहीं तो सभी लोग एक्टर ही बन जाइएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी लिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। एक बार आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, मतलब 1947 की पहले की बात आप सोचिए। एक बार यहाँ पर आप सोचिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके पहले हमारे यहाँ शासन कौन कर रहा था? तो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे अंग्रेज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंग्रेज, जिन्हें फिरंगी के नाम से जानते हैं। तो आज हम फिरंगियों की चर्चा थोड़ी सी करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। देखिए, एक ऐसा देश जो पहले बहुत ही अच्छा देश था, बिल्कुल स्वतंत्र था, सब ठीक था, सब सही चल रहा था, ठीक है, बढ़िया से चल रहा था। मुगल वगैरह भी ठीक थे, वो लोग भी अत्याचार कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन अंग्रेजों का जब जमाना आया, मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में आए, तो एक बार आप सोचिए कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो क्या सीधे वे आते ही उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया? नहीं। जब वो आए थे तो हमारे यहाँ हमसे बोले कि देखिए, हम आपके यहाँ 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। अंग्रेजों ने हमसे कहा कि हम आपके यहाँ केवल और केवल 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे और चले जाएंगे। हमारे लोगों ने सोचा कि ठीक है, अंग्रेज आएंगे और हमारे यहाँ रहेंगे तो आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, हमें रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अंग्रेज यदि हमारे यहाँ रुकते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी सुख समृद्धि आएगी।
लेकिन अंग्रेजों के पीछे का उद्देश्य हमें नहीं पता था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, हमारे यहाँ व्यापार करते रहा और व्यापार करते करते हम पर शासन करने लगे और एक ऐसे भारत का उन्होंने निर्माण कर दिया जहाँ पर ना तो बोलने की आज़ादी थी हमें, ना तो हमें हंसने की एक तरीके से आज़ादी थी। देखिए, मैं ऐसे शब्दों का चुनाव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही जानते हैं जहाँ पर ना तो बोलने का अधिकार था, ना तो घूमने का अधिकार था, ना तो स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार था, ना तो कहीं आने जाने का अधिकार था। बिल्कुल एक तरीके से अंग्रेजों के इस तरह से दबाव में हम जी रहे थे, इस तरह के दबाव में हम जी रहे थे। और हमें बिल्कुल, आप सोचते चलिए उस समय का काल सोचते चलिए कि किस तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जब अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार रहे तो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, हमारे ही लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया और आवाज़ उठाना शुरू किया कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है। अंग्रेजों को से लड़ना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलनकारी निकल कर आते हैं और हमारे देश को आज़ाद कराते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ जहां भारत देश की आज़ादी की बात चल रही है, एक तरफ जहां भारत देश को आज़ाद करने के लिए लगातार मेहनत चल रही है, संघर्ष चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नेताओं के मन में एक विचार और उत्पन्न हो रहा है कि आखिर भारत हमारा कैसे होगा। जब भारत से अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत किस प्रकार से चलेगा, भारत की व्यवस्था कैसे होगी, भारत का भविष्य कैसे होगा, भारत के लोग कैसे रहेंगे। बिल्कुल इस बात को लेकर चिंता में डूबना शुरू हो गए। एक तरफ जहां हमारा संघर्ष चल रहा है अंग्रेजों को भगाने में, वहीं दूसरी तरफ हमारा ये संघर्ष चल रहा है कि हमारा भविष्य कैसा हो। इस बात को लेकर हमारे नेताओं के मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उठना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि राजा को यदि हम बैठा देते हैं, अगर किसी राजा को बैठा दिया जाए तो पूरे भारत को चलाने के लिए, इतना विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए, तो क्या राजा बेहतर तरीके से चला पाएगा। उन्होंने सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि फिर वही बातें आ जाएंगी जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, जैसे मुगलों ने शासन किया और जिस तरह से हमारे सामाजिक आर्थिक एक तरीके से हमें पूरी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित किया। बिल्कुल, अगर कोई राजा होगा तो आने वाले भविष्य में भी वो भी ऐसा कर सकता, वो भी निरंकुश हो सकता है। फिर हमारे नेताओं ने सोचा धीरे धीरे कि भारत देश आज़ाद हो रहा है और भारत देश, एक समय आता है 15 अगस्त 1947 और जब भारत देश आज़ाद हो जाता है। जब भारत देश आज़ाद हो जाता है तो हमारे लोगों ने सोचना और भी अच्छे से प्रारंभ कर दिया, यानी कि हमारे नेताओं ने और अच्छे से सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब हमारा देश कैसा होगा। तो लोगों के मन में एक विचार आया, लोगों के मन में, यानी कि हमारे नेताओं के मन में एक विचार आया साथियों, और वो विचार क्या आया था? वो विचार आया था सरकार। वो विचार क्या आया था? सरकार। क्या विचार आया था? सरकार। हमारे लोगों ने सोचा कि हम एक सरकार बनाएंगे। हमारे नेताओं ने सोचा कि हम एक सरकार बनाएंगे और जिस तरह से अंग्रेज वगैरह अपना शासन चलाते थे, जिस तरह से हम पर शासन करते थे, लेकिन उनकी सोच से और हमारी सोच थोड़ी अलग होगी। ठीक है, उनकी व्यवस्था भले हो, उन्हीं की व्यवस्था को हम भले ही ले लें कुछ चीज़ें, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो, थोड़ा बहुत अलग होगा। बस उनकी व्यवस्थाएं हम लेंगे, लेकिन हम अपने शासन का तरीका अलग रखेंगे। जब लोगों ने, जो हमारे नेताओं ने सोचा कि सरकार हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अब सरकार तो सोच लिया कि सरकार रहेगी, लेकिन सरकार चलेगी कैसे? सरकार कैसे चलेगी और सरकार कैसे देश को चलाएगी? अब दूसरा प्रश्न फिर मन में उठने लगा। फिर वे लोग कल्पना करना शुरू कर दिया। आप कल्पना करते चलिए कि किस तरह से हमारे नेताओं ने सोचना प्रारंभ किया होगा। आप अपने आप को वहां ले जाइए और खुद सोचिए एक बार कि मैं उस काल का नेता हूं और मैं भारत के भविष्य की चिंता कर रहा हूं। मैं भारत के भविष्य की चिंता कर रहा हूं और मेरी चिंता क्या है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हमारे पास एक सरकार होनी चाहिए। अब हमने सोच तो लिया कि हमारे पास एक सरकार होनी चाहिए, लेकिन अब हमारे मन में एक प्रश्न और आ गया कि सरकार होगी तो कैसे होगी, और सरकार चलेगी कैसे, और सरकार कैसे चलाएगी देश को।
तब हमारे लोगों ने एक और बातें सोची, यानी कि हमारे नेताओं ने एक और बातें सोची कि जैसे प्रजातंत्र में क्या होता था, सॉरी जैसे राजतंत्र में, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जब राजा हुआ करता था तो राजाओं के समय में क्या होते थे, नियम और कानून बने होते थे। तो क्यों ना हम नियम और कानून बना लें, हम क्यों ना सरकार के लिए एक नियम और कानून दे दें जिससे कि सरकार कोई भी बदले लेकिन देश अच्छे से चलता रहे और सरकार भी अच्छे से चलते रहे, लोगों का कल्याण भी अच्छे से होता रहे। तब हमारे नेताओं ने सोचा कि बहुत अच्छी बातें हैं, और तब उन नेताओं ने हमारे सोचा कि अच्छा, सरकार को चलाने के लिए हमें नियम और कानून की आवश्यकता है। और नियम और कानून के मतलब हो गया कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। अब हमारे नेताओं की सोच यहाँ तक आ गई कि अब हमारे पास एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर एक संविधान होगा, एक नियम होगा, तो उसके अनुसार सरकार भी चलेगी और सरकार देश को भी चलाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सरकार के बाद हमारे पास दूसरी सोच विकसित हो गई, संविधान। और संविधान इसमें कहा गया, इसमें सारे नियम कानून सब कुछ लिखे होंगे। बिल्कुल, आप हमारे नेता यहाँ तक आ गए, लेकिन अब यहाँ पर फिर समस्या उत्पन्न होती है कि भाई ठीक है, संविधान तो होगा, लेकिन संविधान कैसे चलेगा, मतलब संविधान में कैसे चीजें लिखी होनी चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को सब कुछ समझ में आए और हर व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारियों को समझे और हर व्यक्ति अच्छे से सारे कार्य को कर सके। तब सरकार की सोच विकसित हुई एक और बातें को लेकर कि हमारे पास एक, मान लीजिए आज तो हमने नियम, एक और प्रश्न यहाँ पर बात कर लेते हैं। सरकार ने एक और बातें सोची कि ठीक है, हमने संविधान बना दिया, तो क्या आज का जो भारत है, जो अभी का भारत है, क्या आगे का भारत में कुछ परिवर्तन नहीं होगा? क्या वहाँ पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लड़ाइयाँ नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे? क्या आज का जो भारत बन गया है उसके बाद कुछ संशोधन, कुछ नियम, मतलब कुछ नियम अलग से नहीं बनेंगे? फिर सरकार के मन में एक प्रश्न आ गया और सरकार फिर सोचना, सरकार का फिर हमारे नेता सोचना, यही प्राप्त वहाँ नेता था, दोस्तों, ठीक है, फिर हमारे नेताओं ने सोचना प्रारंभ कर दिया और नेताओं ने सोचा कि हमारे पास अगर हमें हम संविधान बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ बॉडी होनी चाहिए और जो आगे चलकर अगर कोई कानून बनाना हो तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे नेताओं ने कहा कि ठीक है, हम क्या कर देते हैं, एक और अंग विकसित कर देते हैं और जिसे बोला गया विधायिका। जिसे बोला गया विधायिका। क्या बोला गया? विधायिका। अब हमारे नेता यहाँ तक आ गए कि ठीक है, हमारे पास एक संविधान होगा और संविधान के अनुसार सरकार चलेगी और सरकार देश को चलाएगी, लेकिन अगर कोई नियम बनाना है या कोई नियम में संशोधन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और संस्था होगी और जिसे बोला गया विधायिका। और विधायिका को भी मैंने आपको बताया था संसद, और संसद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने सरकार बनाया, सरकार के बाद हमने संविधान के बारे में सोचा। देखिए, मतलब एक तरीके से सरकार बनाया नहीं, सरकार मतलब एक तरीके से सोच हमारी थी, ये हमारी सोच थी, ठीक है। हम चाहते तो संविधान मतलब एक तरीके से पहले भी कर सकते, एक केवल और केवल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा पॉइंट है यहाँ से है, ठीक है, आज का हमारा जो पॉइंट यहाँ से है, लेकिन यहाँ पर भी एक तरीके से मतलब एक सोच थी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ ऐसा हो रहा, मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजें कुछ यह बेहतर है, ठीक है। चलिए समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा था। तो हमारे नेताओं ने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक विधायिका होनी चाहिए हमारे संविधान में। हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक विधायिका होनी चाहिए। विधायिका की बात यहाँ पर कहा गया कि विधायिका का काम क्या होगा और विधायिका में कौन कौन लोग होंगे। बात यहाँ तक आ गई कि भैया विधायिका तो होगी, लेकिन वो विधायिका का काम क्या होगा, ठीक है। विधायिका का काम क्या होगा, विधायिका में कौन कौन लोग होंगे। तो विधायिका में बताया गया कि विधायिका के निर्माण होगा लोकसभा, राज्यसभा और उसमें राष्ट्रपति होंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे, तो ये विधायिका का निर्माण हो जाएगा। तो विधायिका का काम क्या होगा? तो विधायिका का काम होगा नीतियों का निर्माण करना। फिर दूसरी बात हम उनके मन में आया कि ठीक है, हमारे पास विधायिका हो गई, विधायिका की बात क्या, विधायिका ही नियम को बनाएगी और विधायिका ही नियम को चलाएगी। क्या विधायिका ही नियम बनाएगी? क्या विधायिका ही नियम को चलाएगी?
तो नहीं, फिर हमारे नेताओं के मन में एक और विचार आया। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए केवल विधायिका ही नियम बनाएगी और विधायिका ही नियम चलाएगी तो फिर बात सही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए एक और चीजें विकसित की गई, उसे बोला गया कार्यपालिका। कहा गया कि कार्यपालिका बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कार्यपालिका बना देते हैं। और इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा, जो नीति बनाएगी विधायिका, जो नीति बनाएगी विधायिका, जो नीति विधायिका बनाएगी उसको लागू करने का काम किसका होगा, कार्यपालिका का होगा। तो कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका के बनाए गए नियमों का वे क्या करेगी, लागू करेगी अच्छे से। विधायिका, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करेगी। अब बात यहाँ तक अच्छी हो गई कि भैया हमारे पास एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, बिल्कुल अब हमें टेंशन नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और बात सोचना प्रारंभ करते हैं हमारे नेताओं ने कि ठीक है हमारे पास एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, लेकिन आप सोचिए कि जब नियम बनेंगे और नियम को लागू किया जाएगा देश पर, तो क्या नियम टूटेंगे नहीं, क्या नियम टूटेंगे नहीं, क्या नियम को तोड़ने वाले कोई लोग नहीं होंगे। तो फिर हमारे मन में विचार आता है, यानी हमारे नेताओं के मन में विचार आता है, क्यों नहीं तोड़ेंगे, ऐसे कितने कितने टूटते हैं और कितने लोग उस नियम का उल्लंघन करते हैं। तो उसके लिए क्या कोई संस्था होनी चाहिए जो नियम तोड़ रहा है और जो बताए कि हाँ भैया आपने इस नियम को तोड़ा, उसके लिए यह दंड होनी चाहिए, उसके लिए यह दंड होगा आपको, यानी कि इस दंड को आपको भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और अंग विकसित किया गया, यानी कि एक और बॉडी विकसित की गई, वो है न्यायपालिका, वो है न्यायपालिका। ठीक, क्या है, न्यायपालिका। नेक्स्ट बॉडी क्या है, न्यायपालिका। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे नेताओं ने क्या सोचा कि ठीक है अब हमारे पास विधायिका हो गई, हमारे पास कार्यपालिका हो गई, अब हमारे पास न्यायपालिका हो गई, मतलब 3 अंग हमारे पास हो गए। बात समझ में आ रही है, 3 अंग हमारे पास हो गए। लेकिन अब यहीं से अब आइए हम थोड़ा से आते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, मतलब कि और हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा से अपने आप को ब्रेक लेंगे उस चीज़ को, ठीक है, वहाँ आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ आते हैं, एक और बात यहाँ सोचते हैं, अब इसे कुछ अलग तरीके से समझते हैं ताकि और आपको बेहतर तरीके से यहाँ समझ में आए। देखिए समझिएगा इसको। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में, अब वहाँ से आप कल्पना हटाइए, मतलब सोचने के जो आप जिस एक्टिंग को आप कर रहे थे उस एक्टिंग से आप बाहर निकलिए, आप यहाँ आइए। देखिए मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर से आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और आप तैयारी करने के लिए आप जाते हैं और तैयारी कुछ दिन आप आरंभ भी कर देते हैं और हो सकता है कि आप लगातार पढ़ ही रहे हों, लेकिन आपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कई जगह पढ़ा, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया। ये आपको समझ में नहीं आया कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। जब आप इंटरनेट पे डालते हैं विधायिका को तो संसद भवन निकल कर आता है, यानी संसद भवन आपको इंटरनेट पे मिलता है। जब कार्यपालिका आप सर्च करते हैं तो कार्यपालिका आपको दिखती नहीं है, और न्यायपालिका जब सर्च करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिख जाता है। लेकिन कार्यपालिका क्या है, इसको लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए संविधान में, यानी कि अब यहाँ पर कह सकते हैं सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। अब इसको थोड़ा से और हम विस्तार दे देते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। सरकार के पास 3 प्रमुख अंग हैं। एक अंग है विधायिका, और दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब इसको और समझिए। अगर हम विधायिका को भगवान राम की श्रेणी संज्ञा दे दें, तो अगर हम विधायिका को राम भगवान की संज्ञा दे दें और कार्यपालिका को क्या कर दें, कार्यपालिका को लक्ष्मण लिख देते हैं, यानी कि लक्ष्मण की संज्ञा दे देते हैं, और न्यायपालिका को हम रख देते हैं भरत के लिए, मतलब कि भरत की संज्ञा हम न्यायपालिका से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पर समझिएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपको केवल और केवल ये मात्र समझाने के लिए है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ। देखिए विधायिका को हमने राम की संज्ञा दे दिया, कार्यपालिका के हमने आपको कार्यपालिका की संज्ञा हमने दे दिया लक्ष्मण के, यानी कि लक्ष्मण से इसको दर्शाने का प्रयास किया, और न्यायपालिका के लिए हमने एक नया नाम जोड़ दिया भरत के लिए। यानी कि अब हम चल रहे हैं अयोध्या काल, यानी कि अयोध्या के नगरी में, और भगवान राम और लक्ष्मण और भरत की कहानी को लेकर। बिल्कुल आज आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस लास्ट तक आप बने रहिए, खुद में खुद आपको पता चलेगा।
देखिए अब यहां पर क्या है, विधायिका को और कार्यपालिका ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहां विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का तीनों का कार्य क्या होगा, तीनों का कार्य क्या होगा इसको समझिएगा। अभी राम लक्ष्मण भरत को आप रहने दीजिए, राम लक्ष्मण भरत को आप रहने दीजिए, पहले आप इसको समझिएगा इन तीनों के कार्य क्या, इन तीनों के कार्य क्या। पहली चीज है शासन करना, पहली चीज है शासन करना। क्या करना, शासन करना, शासन का कार्य करना, ऐसे कर ले सकते हैं, शासन का कार्य करना। पहली चीजें क्या हो गई, शासन का कार्य करना। दूसरी बात है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और तीसरी बातें क्या हो गई, जनता के कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। देखिए इसको समझिएगा, देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब यहां पर समझिए कि तीन राजा हैं, यहां पर तीन राजा हैं और राजा स्वतंत्र होते हैं, ठीक। तो विधायिका भी स्वतंत्र है, कार्यपालिका भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। लेकिन अभी आप और अच्छी चीजें समझिएगा, लेकिन अभी यहां समझिए आप। देखिए अब तीनों लोगों को कहा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको कहा गया यानी कि राम लक्ष्मण और भरत को कहा गया कि भैया आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि शासन का कार्य करना। मतलब आपका मुख्य काम है कि शासन करना यहाँ पर देश में, मतलब शासन करना। और दूसरी बात कही गई कि देश के कानून को, देश की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना आपका काम है, आप तीनों का काम है भैया। देखिए देश की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना। और नेक्स्ट बातें करते हैं जनता का कल्याण करना। तो आपके तीनों लोगों का मुख्य कार्य क्या है कि एक और मुख्य कार्य है जनता का कल्याण करना। तो यहाँ पर आप देखिए कि वही काम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब कि राम भैया, लक्ष्मण भैया और भरत भैया मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या कार्य करेंगे, शासन करना, शासन का कार्य करना पहली चीज है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और तीसरी बात है जनता का कल्याण करना। लेकिन आप एक सोचिए एक बार कि ये सारे कार्य करने के लिए क्या बिल्कुल अलग अलग रहेंगे तब हो पाएगा? नहीं, इन तीनों लोगों को कहा गया कि भैया आप तीनों लोग क्या करिएगा, आपस में तालमेल बैठाइएगा और आपस में तालमेल बैठाकर आप क्या करिएगा, जनता का कल्याण करिएगा या आप क्या करिएगा, शासन करिएगा। ठीक, यहाँ बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि राम लक्ष्मण और भरत को कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, शासन का कार्य करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है और जनता का कार्य करना है, आपको ये सारे कार्य करना है। क्लियर बात समझ में आई? यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, ये तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं? अभी आप इतना समझिए, ठीक है। आप उसके आगे की कहानी और जानिए तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई। अब आइए बात करते हैं संसदीय व्यवस्था को लेकर। अब आइए बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था क्या है इसको आप समझिएगा। पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए अब आइए बात करते हैं संसदीय व्यवस्था। पहले समझिएगा इसको, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, देखिए संसदीय व्यवस्था मतलब, संसदीय व्यवस्था का मतलब हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था का मतलब होगा देश का प्रमुख, संसदीय व्यवस्था का मतलब देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा या राजा होगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होगा। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा पड़ जाएगा। और सरकार का प्रमुख कौन होगा मेरे प्रिय साथियों? सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं? संसदीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि देश का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन होगा? सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? अब आइए बात करते हैं दूसरी बात। नेक्स्ट बात करते हैं विधायिका
और कार्यपालिका की अभी हम बात करेंगे, यानी कि राम भैया और लक्ष्मण की हम बात करेंगे। अब फिर यहाँ समझिएगा, अब हम बात करने वाले हैं राम भैया और लक्ष्मण की बात करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीजें। देखिए संसदीय व्यवस्था, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको हमें रेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक यहीं पर आ जाता है। आपने देखा कि कैसे, पहली चीजें हमने क्या देखा कि कैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका विकसित हुई, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल उसी सोच से जैसे कि हमारे नेताओं ने सोचा था। जैसे हमारे नेताओं ने सोचा था उसी सोच में मैंने आपको सोचने मतलब समझाने का प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में। अब आइए बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में। देखिए संसदीय व्यवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो वो सब रहने दीजिए, अभी आप समझिए संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संसदीय व्यवस्था के इंग्लिश में वर्ड कहा जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। अब हम समझने वाले हैं कार्यपालिका और विधायिका के बारे में, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। देखिए न्यायपालिका को यानी कि भरत को आप छोड़ दीजिए, भरत को आपको छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अभी हमारी भरत की कोई चर्चा नहीं होगी, यानी कि न्यायपालिका की कोई चर्चा नहीं होगी। अभी हम केवल और केवल विधायिका, और विधायिका को हमने आपको क्या बताया था, विधायिका को हमने आपको बताया था कि राम भैया से डिनोट किया था, ठीक। फिर कार्यपालिका की बात करते हैं। अब इसको आप समझिएगा दोस्तों। देखिए कार्यपालिका को हमने किससे डिनोट किया था, लक्ष्मण भैया से डिनोट किया था। अब आप फिर समझिए, यहाँ पर देखिए विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, जो विधायिका होती है, विधायिका क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। अब इसको समझिएगा आप, यहाँ पर इसको समझिएगा। देखिए विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि राम भैया और लक्ष्मण भैया क्या करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब यहां समझिएगा, जो विधायिका होती है और कार्यपालिका जो होती है, दोनों एक दूसरे पर विकसित होती हैं, सॉरी एक दूसरे पर दोनों आश्रित होते हैं। अब फिर यहां समझिएगा दूसरा पॉइंट, फिर राम भैया को अलग से ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो बिना लिखे ही समझिएगा। देखिए अब पहली चीजें हमने क्या सीखा, पहली बात हमने सीखा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि राम भैया और लक्ष्मण भैया दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब आप सोचिए कि वहां आप रामायण काल में आप जाइए ना, आप देखिए खुद ही, आप समझिए एक बार कि वहां पर राम भैया और लक्ष्मण भैया एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। क्या केवल और केवल राम भैया ही सारा काम कर लेते हैं, यानी कि राम भगवान ही सारा काम कर लेते हैं? क्या लक्ष्मण भैया ही सारे कार्य कर लेते हैं? नहीं मेरे प्रिय साथियों, वहां पर जब ऐसा नहीं हो रहा था तो यहाँ पर कैसे होगा? तो वहां पर भी तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे, दोनों लोग एक दूसरे पर आश्रित थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, विधायिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्या करती है दोस्तों, विधायिका, अब दूसरी बात यहां समझिएगा, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और जिस तरह से राम भैया भगवान लक्ष्मण को, यानी कि भैया लक्ष्मण को क्या करते थे, नियंत्रित करते थे दोस्तों। जैसे कि जैसे राम भैया क्या करते थे, लक्ष्मण को नियंत्रित करते थे। राम क्या करते थे, लक्ष्मण को नियंत्रित करते थे। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। देखिए केवल नियंत्रित करती ही नहीं है बल्कि स्वयं नियंत्रित भी होती है, इस बात को भी समझिएगा। देखिए अब एक पॉइंट फिर यहां से आता है कि न्याय विधायिका जो है कार्यपालिका, पहली चीजें समझिए, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। राम भैया लक्ष्मण भैया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन एक और बात जानिए कि लेकिन स्वयं क्या होता है, विधायिका जो होती है कार्यपालिका से स्वयं नियंत्रित होती है। क्या होती है, स्वयं नियंत्रित होती है। क्या होती है,
स्वयं नियंत्रित, उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि राम, अब यहां फिर समझिएगा, अब बिल्कुल इसी तरह से राम भैया भले ही लक्ष्मण को, राम भैया भले ही लक्ष्मण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे स्वयं नियंत्रित भी होते थे। और ठीक उसी प्रकार से विधायिका भले ही कार्यपालिका को, विधायिका भले ही कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है, लेकिन कार्यपालिका से स्वयं नियंत्रित भी होती है, कार्यपालिका से स्वयं नियंत्रित भी होती है। बात यहां समझ में आई कि नहीं? विधायिका, फिर से मैं आपको समझाता हूं, फिर से समझिएगा। जिस तरह से, अब इसको आप सरल भाषा में समझिएगा और अच्छे से देखिए, ऐसे आपको अगर बताना हो तो जिस तरह से राम भैया क्या करते हैं, लक्ष्मण को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल यहां क्लियर हुआ। ठीक उसी प्रकार से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। फिर बात समझिएगा, अब जब विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और राम भैया लक्ष्मण भैया को नियंत्रित करते हैं, तो उससे स्वयं नियंत्रित भी होते हैं। किससे? लक्ष्मण भैया से राम भैया क्या करते हैं, उससे स्वयं नियंत्रित भी होते हैं। लक्ष्मण भैया से स्वयं राम भैया नियंत्रित भी होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से कार्यपालिका से विधायिका नियंत्रित भी होती है, विधायिका नियंत्रित भी होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने दो बातें जानी। पहली चीजें हमने क्या देखा कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है और स्वयं नियंत्रित भी हो रही है कार्यपालिका से। ठीक, और लक्ष्मण वाली बात मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ में गए होंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में अभी आपने ये देखा कि कौन किसके ऊपर आश्रित है, कौन किसको नियंत्रित करता है। मतलब एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। बस इतना समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, स्वतंत्र हैं, अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, आप आज की जो हमारी मुख्य चर्चा है वो है कार्यपालिका क्या। आपने देखा कि संसदीय व्यवस्था में मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लीजिए। संसदीय व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि जहां पर क्या होता है कि देश का प्रमुख कौन होगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति या तो राजा होगा, और सरकार का प्रमुख कौन होगा मेरे प्रिय साथियों, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल समझ में आया। अब संसदीय व्यवस्था में हम ये देख रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, और कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका को नियंत्रित करती है। जिस तरह से राम भगवान यानी राम भैया लक्ष्मण भैया को नियंत्रित करते हैं, और स्वयं जैसे कि राम भैया लक्ष्मण को नियंत्रित करते हैं और लक्ष्मण भी राम भैया को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। इस बात को आप आई होप कि समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, कार्यपालिका क्या है। अब आइए बात करते हैं, आज जो हमारा चर्चा का मुख्य विषय है वो है कार्यपालिका के बारे में। अभी हम विधायिका के बारे में थोड़ा समझें। देखिए, विधायिका का अलग से टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, कार्यपालिका को और अच्छे से, आज जो कार्यपालिका पे हमारी चर्चा होगी और न्यायपालिका पे नेक्स्ट डे चर्चा होगी, तो समझिएगा। अब आइए बात करते हैं कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या